हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि एचटेट के सभी लेवल्स को टारगेट करते हुए है। साथ ही अगर आप जेबीटी हरियाणा की जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर भी अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी क्लासेस सीरीज से देखनी है और इसी सीरीज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो मैं बार बार आपको कह रही थी कि ये मुझे आपको कराना है। वो है आपके मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। 8 स्कूल्स यहाँ पर मनोविज्ञान के हम डिस्कस करेंगे, जहां से आपसे कई बारी बहुत ही बेसिक सा सवाल ही पूछ लिया जाता है, ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो जानकारी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ये आपको पता रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एक नंबर यहाँ पर नहीं कटे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले साइकोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है आपके दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज साइके एंड लोगोस। साइके का मतलब होता है साउल यानी कि आत्मा। क्या होता है? साउल यानी कि आत्मा। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना, आप जिसको हिंदी में कहते हैं। सो मैं सभी को इंक्लूड करके चल रही हूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हैं। तो जो सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा गया था वो किस रूप में इसको परिभाषित किया गया था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है? वो साउल की स्टडी करना यानी कि आत्मा का अध्ययन है। ऐसा सबसे पहली बार यहां पर कहा गया। और ये जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था भाई प्लेटो एंड अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, अरिस्टोटल, जिसको आप हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है? वो आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इन चीजों से शिफ्ट होकर के किस में आ गई? फिर बाद में कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? वो माइंड का अध्ययन है, यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में यहाँ पर मनोविज्ञान को बोला गया। और ये यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया? तो ये जेम्स के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। और कैंट, आप इसमें नाम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट अगर आपको ना याद रखना हो तो मत रखिएगा। विलियम जेम्स और इमैनुअल कैंट के द्वारा इसको क्या कहा गया साइकोलॉजी को? कि ये माइंड की स्टडी करना होता है मनोविज्ञान। लेकिन बाद में फिर इसको भी नकारा गया और क्या कहा गया कि ये क्या होता है भाई? चेतना का अध्ययन करना होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, चेतना का अध्ययन करना होता है। और इसके बारे में कौन बात करते हैं? इसके बारे में वुंट बात करते हैं, विलहेल्म वुंट इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो इसको कहा गया, फिर इसको भी नकारा गया कि भाई ये भी नहीं होता मनोविज्ञान। फिर कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना होता है। और जब भी व्यवहार की बात आती है तो हम जेबी वॉटसन को यहाँ पर नहीं भूल सकते हैं। तो वॉटसन का नाम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रहना चाहिए है। ठीक है, वॉटसन का नाम यहाँ पर ध्यान में आता है। सो आज के टाइम पर अभी भी जब भी हम साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो किस रूप में हम डिफाइन करते हैं? तो ये क्या है? व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया था कि इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर कहा गया ये मस्तिष्क का अध्ययन है, फिर कहा गया कि ये चेतना का अध्ययन है, कॉन्शियसनेस की स्टडी है, और लास्ट में इसको क्या कहा गया कि जो साइकोलॉजी है, जो आपका मनोविज्ञान है, वो किसकी स्टडी है? बिहेवियर का। और आज के टाइम पे भी हम इसको क्या मानते हैं? बिहेवियर का ही अध्ययन हम इसको मानते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई। फिर एक फैक्चुअल सवाल यहां पर आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी आप किसे कहेंगे? फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक। तो आप नाम यहां पर जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, पूरा नाम लिखवा देती हूं, विलहेल्म वुंट। विलहेम वुंट यहां पर आप ध्यान में रखेंगे, WUNDT, विलहेम वुंट। ठीक है, और जो शब्द है, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये जो शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ गोकल के द्वारा। ठीक है, ये शब्द आप प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा। जो साइकोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले रुडोल्फ गोकल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और जो साइकोलॉजी के जनक है वो कौन कहे जाते हैं? विलहेल्म वुंट यहां पर माने जाते हैं। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। अब फटाफट से बढ़ चलते हैं साइकोलॉजी के स्कूल की तरफ। 8 प्रकार के स्कूल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, और इसी सीरीज में हम इन स्कूल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ वही चीजें आपको बताऊंगी जो आपके काम का है, जो आपके एग्जाम में आता है। डिटेल में ना तो हम पढ़ते हैं, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करती हूँ। तो 8 स्कूल यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा पहला स्कूल हो जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा हो जाता है फंक्शनलिज्म। हिंदी मीडियम वाले भी चेक कर सकते हैं, आपको भाई नाम यही देखने को मिलेंगे, बट स्टिल हिंदी में ना बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में यही आपको देखने को मिलेगा। बिहेवियरिज्म 3rd नंबर पर आ जाता है, साइको एनालिसिस आ जाता है 4th नंबर पर, 5वें नंबर पर ह्यूमनिस्टिक आ जाता है, 6th नंबर पर आपको गेस्टाल्टवाद आ जाता है। और जब भी बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो मैंने आपको बिहेवियरिज्म अच्छे से समझा रखा है क्या होता है। गेस्टाल्टवाद के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है, बट हम आज फिर से इस चीज को पढ़ेंगे। कॉग्निटिविज्म के बारे में मैंने आपको बता रखा, और आपका जो कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के स्कूल्स हैं, संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
स्कूल नंबर 1 से। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो रात को लाइव मैं डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए ले रही हूं, और आज इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको रात को लाइव 9 बजे देखने को मिलेंगे। जितने भी मैंने अभी तक सीडीपी का कंप्लीट जो चीजें करवाई है, मैंने 85% डाटा आपका कंप्लीट खत्म कर दिया है, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जिसके डिफरेंट यानी कि सेपरेट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप उन प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस आपकी चली हुई है, हिंदी आपकी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और मैथमेटिक्स का सेशन आपका चला हुआ है। ठीक है, तो चलिए बैक आ जाते हैं वापस से। स्ट्रक्चरलिज्म की जब भी बात आती है तो हमारा इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, संरचनावाद कहा जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरलिज्म के जनक आपसे कई बार पूछ लेते हैं, तो जनक यहां पर जरूर ध्यान में रखेंगे, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है विलहेल्म वुंड, वही यहां पर क्या माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं, विलहेल्म वुंड। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के जनक माने जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं साइकोलॉजी की लैब, यानी कि मनोविज्ञान के की प्रयोगशाला। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो कहां पर और किसके द्वारा लाई गई, तो 1879 में विलहेल्म वुंड के द्वारा ही जर्मनी के अंदर, और जर्मनी का भी लिप्जिंग सिटी है भाई। ठीक है, लिप्जिंग सिटी है यहां पर, इसके अंदर आपकी सबसे पहली साइकोलॉजी की जो लैबोरेटरी है उसे एस्टेब्लिश किया गया। तो ये फैक्चुअल सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में सबसे पहले 1879 में लैबोरेटरी आपकी स्थापित करी गई। फिर अब यहां पर हम ये भी कहते थे भाई, अच्छा ठीक है हमने इंटरनेशनली पढ़ लिया, तो इंडिया के अंदर आप ध्यान में रखेंगे 1960 में एन सेन गुप्ता ने कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया, कैलकाटा के अंदर। ठीक है, कहां पर एस्टेब्लिश किया गया भाई, सबसे पहली जो आपकी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो सबसे पहले कहां पर आपकी एस्टेब्लिश करी गई, इंडिया में, एन सेन गुप्ता के द्वारा 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। डन जी, इतनी चीजें यहां पर क्लियर हुई। इससे आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि भाई जो विलहेल्म वुंड है उन्होंने सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में यहां पर सबसे पहले अपनी प्रयोगशाला जो है स्थापित करी, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। लिख लीजिएगा भाई इस चीज को अगर आप कर रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें मैं आपको लिख करके दूंगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यहां पर कहा गया, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के, लिख लेना भाई इसको, जनक किनको कहा जाता है भाई। ठीक है, यहां पर फादर लिख लो, फादर ऑफ किनको कहा जाता है, विलहेल्म वुंड को कहा जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। फिर बात आती है, इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है टिचनर का। क्या नाम आता है, टिचनर का, लिख लो इसको, ऐसे ही लिखा जाता है टिचनर। ठीक है, टिचनर का नाम आता है। टिचनर बेसिकली विलहेल्म वुंड के शिष्य ही थे, लेकिन टिचनर का नाम यहां पर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो शब्द है, ये जो शब्द है स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो शब्द है वो किनके द्वारा दिया गया था, टिचनर के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन है, फिर आप विलहेल्म वुंड लगा देना, लेकिन अगर आपसे पूछे भाई ये जो शब्द है स्ट्रक्चरलिज्म ये किसके द्वारा दिया गया था, ये शब्द टिचनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पर, ये जो शब्द है स्ट्रक्चरलिज्म ये किसके द्वारा दिया गया था भाई, ये आपका टिचनर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें एक आपको शब्द और देखने को मिल जाता है, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली आपका रिलेट करता है कॉन्शियसनेस से। ठीक है, कॉन्शियसनेस से यानी कि चेतना से। तो अगर आपसे पूछे भैया किनके बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली ये चेतना की बात करते हैं। ठीक है, और इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, आत्मनिरीक्षण, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, एक सेकेंड रुकिएगा, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, आत्मनिरीक्षण से आप क्या मतलब समझते हो, देखो पहले तो एक चीज ध्यान में रखना, टिचनर ने यहां पर स्ट्रक्चरलिज्म का शब्द वो भी टिचनर ने दिया था, और ये जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, ये जो शब्द है वो भी किसने दिया था, वो भी टिचनर ने दिया था। इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं, ये बताते हैं, कहते हैं भी हमारा जो माइंड है उसका जो इनर प्रोसेस है ना, उसको डिस्क्राइब करने का काम यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म के तहत किया गया। यानी कि ये कहते हैं कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, हमारा जो मन है इसके अंदर क्या चीजें चल रही है, इसकी जो आंतरिक प्रक्रिया है मन की, इसको पढ़ते हैं हम यहाँ पर।
लेकिन बाद में इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि आप किसी के भी मन को नहीं पढ़ सकते हो, आप किसी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको आप नहीं बता सकते हो भाई इसके मन में क्या चल रहा है। तो इसको बाद में फिर क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, स्ट्रक्चर जो फंक्शनलिज्म के वाले लोग, जो लोग हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, उनके द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इन्होंने अपनी लैबोरेटरी कहां पर स्थापित करी, कब करी है, इनको क्या कहा जाता है, कौन इसके जनक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन शब्द किस में आएगा, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आएगा। और होता क्या है, तो आपका जो इनर प्रोसेस है माइंड का, उसको स्टडी करना होता है। ठीक है, जो शब्द है ये दोनों वो टिचनर के द्वारा दिए गए, टिचनर कौन था, शिष्य था विल्हेम वुंड का। क्लियर हुई इतनी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड स्कूल, वो है फंक्शनलिज्म। अब इसको आप प्रकार्यवाद भी लिख सकते हो, और भी इसके बतेरे नाम हो जाते हैं। ठीक है, सो वो आप देख लेना, इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दिया करो क्योंकि इंग्लिश आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, सो देखो कार्यात्मकवाद भी आपको कहीं कहीं दिखा मिलेगा। तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अच्छा अब ये इनके जनक आपसे पूछे जाते हैं, जनक कौन है भाई, तो आप यहां पर लिखेंगे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का नाम आप इसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विलियम जेम्स, ये था विल्हेल्म वुंड। ठीक है, और ये कौन है, विलियम जेम्स। विल्हेल्म वुंड को स्ट्रक्चरलिज्म का जनक भी कहा जाता है और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शनलिज्म के जो भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका और इसका क्वेश्चन पूछा गया है स्टड के अंदर। तो विलियम जेम्स कौन है, इसके भाई फादर कहे जाते हैं फंक्शनलिज्म के। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। इतनी चीजें यहां पर क्लियर हुई। इन्होंने जो है बुक दी है दो, ठीक है, एक दी है इन्होंने टॉक टू टीचर, अब इसके हिंदी में नाम मत पूछना, और एक दिया है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये दो बुक भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी यहां पर ये किसकी बात करते हैं, इनको यहां पर ये क्रिटिसाइज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की, तो फिर ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो बही निरीक्षण। भाई हिंदी में अगर मैं गलत लिखूं तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, बस भावनाएं समझिए मेरी। ठीक है, एक्सट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, यानी कि बही निरीक्षण की बात करते हैं। ये तो कहते थे कि भाई अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं अंदर वाली चीज नहीं है, आपके आउटसाइड में, आपके सेल्फ को छोड़ करके आपकी जो बाहरी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो जब भी बाहरी चीजें की बात आ जाती है, तो जैसे ये कॉन्शियसनेस पर बात करते थे, ये किसके बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंट के बारे में, क्योंकि आपका बाहरी चीज किससे ही रिलेट करता है, आपके एनवायरमेंट से, आपके वातावरण से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस को। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर होगी। सो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिहेवियरिज्म को। नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपका बिहेवियरिज्म है, और बिहेवियरिज्म के बारे में मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि हम बिहेवियरिज्म की सारी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके अंदर जो भी चीजें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। व्यवहारवाद की बात करते हैं, और व्यवहारवाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई एक स्टिमुलस होता है एनवायरमेंट में, और उसके प्रति हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में एक उद्दीपक होता है और उसके प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो बिहेवियरिज्म वाले वो कहते हैं भाई जो स्टिमुलस है उसको देख करके रेस्पॉन्स आता है, लेकिन बीच में जो कुछ भी सारी चीजें हो रही है उसके बारे में इन्होंने बात कर नहीं करी, उसको इन्होंने अनओपन रखा, और इसको क्या नाम दिया इन्होंने, ब्लैक बॉक्स का नाम दिया। क्या कहा, ब्लैक बॉक्स है भाई, यहां पर हमें नहीं पता क्या चीजें होती है क्या नहीं चीजें होती है, लेकिन ये स्टिमुलस को देख करके रेस्पॉन्स आता है। बस इतनी ही बात करी किसने, बिहेवियरिज्म वालों ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक बॉक्स के बारे में कौन बात करते हैं, तो ब्लैक बॉक्स के बारे में बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद वाले बात करते हैं। और फादर कौन है इसके, तो वॉटसन का नाम आप इसमें बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जेबी वॉटसन जो है जनक माने जाते हैं व्यवहारवाद के। बाकी हम बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को इसमें पढ़ते भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब इस ब्लैक बॉक्स को व्हाइट बॉक्स किसके द्वारा कहा गया, कॉग्निटिविज्म वालों के द्वारा। उन्होंने किसके बारे में बात करी, मेंटल प्रोसेस के बारे में बात करी। वो कहते हैं कि ठीक है रेस्पॉन्स तो आता है, लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स है ये ब्लैक बॉक्स ना होकर के यहाँ पर हमारी मेंटल प्रोसेस होती है, यहाँ पर हम सोचते समझते हैं, और जब हम सोचते समझते हैं तब जाकर के हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि कॉग्निटिविज्म वालों ने इसको क्या कहा है, तो आप बताएंगे इसको व्हाइट बॉक्स बोला है। डन जी, इन्होंने हेरिडिटी को टोटली इग्नोर करा है, टोटली इग्नोर किया हेरिडिटी को, क्योंकि जो वॉटसन है उन्होंने जो लाइन बोली थी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि वॉटसन कहता है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे ला करके दो
और मैं फर्क नहीं पड़ता उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कितनी बुद्धि लेकर के पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उनको टीचर बना सकता हूँ, मैं उनको डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं उनको शेफ बना सकता हूँ, मेरा मन करे तो मैं उनको चोर भी बना सकता हूँ, मैं उनको भिखारी भी बना सकता हूँ। सो ये टोटली किसकी बात करते हैं, टोटली ये एनवायरमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनवायरमेंट की। ठीक है, यानी कि हम एनवायरमेंट से सीखते हैं सारी की सारी चीजें। हमारी हेरिडिटी को टोटल ही इन्होंने इग्नोर किया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेरिडिटी भी अपना रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं। और कंडीशनिंग के बारे में हम बार बार यहां पर बात करते हैं। जब हमने कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट करा, जब हमने बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसमें क्या हो रही थी, कंडीशनिंग हो रही थी। जैसे कुत्ते वाले में जब लार आ रही थी और जब वो बाद में घंटे को भी उसने कंडीशन स्टिमुलस मान लिया था और सेम रिस्पॉन्स यहां पर दिखाया था। सो वो क्या थी, आपकी सारी चीजें कंडीशनिंग थी। ठीक है, अगर आपको एक एसोसिएशन शब्द लिखाई मिल जाए, एसोसिएशन, एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं साहचर्य, तो भी आप किसके अंदर मार्क करेंगे उस चीज को, तो भी आप मार्क करेंगे बिहेवियरिज्म के अंदर। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिहेवियरिज्म की थ्योरीज है, जिसमें आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी आ जाती है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ जाती है, जिसमें उन्होंने कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, पैवलोव का इसमें थ्योरी आ जाता है, जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद आपका स्किनर का थ्योरी आ जाता है, जिसके ऊपर इन्होंने रेट के ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो इन थ्योरी को क्या क्या बोला जाता है वो सब मैं डिटेल में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप इन्हें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन थ्योरी का भी फायदा उठा सकते हो। बहुत ही कम समय में आपको मैंने थ्योरी समझाई हुई है। सो ये था हमारा क्या, बिहेवियरिज्म था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब, वो बात करेंगे हमारे साइको एनालिसिस की, जो कि 4th नंबर का स्कूल आ जाता है। साइको एनालिसिस के अंदर कौन है इसके जनक, तो ये साइको एनालिसिस का भी कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और जब भी इसके फादर की बात आती है साइको एनालिसिस की, तो आप इसमें किसका नाम याद कर सकते हो, सिगमंड फ्रॉयड का, सिगमंड फ्रॉयड का। और सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिसिस थ्योरी, उन्होंने जो भी 2-3 सिद्धांत दिए हैं, सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो नाम ध्यान में रखेंगे। अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो जनक जेबी वॉटसन होते हैं, साइको एनालिसिस की बात करें तो सिगमंड फ्रॉयड का नाम ध्यान में रखेंगे। इन्होंने मन के लेवल्स पर बात करी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मन के लेवल, जिसमें वो कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, और जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, सो ये आपको सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है। जिसमें मैंने आपको वो बताया था ना कि भाई जो समुद्र होता है उसके अंदर जो आपका सबसे ऊपर वाला विजिबल जो पार्ट होता है, ठीक है, कोई भी चट्टान अगर डूबी हुई है तो जो भी हिमखंड वगैरह डूबा हुआ, उसका जो विजिबल पार्ट है वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। जो पानी के अंदर भी जो विजिबल पार्ट हो जाता है वो आपका सब कॉन्शियस होता है। और जो बिल्कुल गहराई वाली चीजें है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है आपके माइंड में, जो आप चाह करके भी रिट्रीव नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी इच्छा शक्ति आपके मन में दबी हुई है जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता है, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, यानी कि जो आप बिल्कुल ही सोचते समझते हुए चीजें कर रहे हो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप सोचते समझते चला रहे हो, बिल्कुल ध्यान में रह करके जागरूक होकर चला रहे हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड है। जब आप एग्जाम में बैठ करके कोई भी आंसर लिखते हो, आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल करके अगर आप उसको रिट्रीव कर पाते हो उस आंसर को, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई, ये मैंने आपको कंप्लीट समझाया हुआ है। इन्होंने पर्सनालिटी के भी कंपोनेंट्स की बात करी है, जिसमें ये ईद की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं और सुपर ईगो की बात करते हैं। ये भी आपके साथ मैंने डिस्कस करा हुआ है, ईद, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट मैंने आपको, जिसमें हम पढ़ते हैं इदम, अहम और पराअहम, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें 3 की बात करते हैं सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है जी, इतनी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हुई साइको एनालिसिस में। ठीक है, अब इनके साथ सिगमंड फ्रॉयड में इसके अलावा ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी की भी बात करते हैं, यानी कि लिबिडो की भी बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख सकती हूँ, ठीक है, लिबिडो, लिबिडो का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल अर्ग। ठीक है, सेक्सुअल अर्ग, लिबिडो की बात करते हैं। और इसमें इन्होंने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर 5 स्टेजेस की बात करी है, 5 स्टेजेस की यहाँ पर बात करी है। ठीक है, ओरल, एनल, फैलक, लेटेंसी और जेनिटल, ये 5 स्टेज जो इन्होंने दी है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए है भाई, कहीं से भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका साइको एनालिसिस हो गया। इसके अलावा इनकी बेटी भी थी सिगमंड फ्रॉयड की, जिनका नाम एना फ्रॉयड था, वो पहले इनके साथ ही काम कर रही थी। इसके साथ साथ एक एल्फ्रेड एडलर का नाम भी आ जाता है। एना फ्रॉयड और एल्फ्रेड जो एडलर है, ये सेम नाम है, एल्फ्रेड और एडलर किसी एक बंदे का ही नाम है। वो दोनों फिर बाद में स्कूल से अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग सी जानकारी है। नेक्स्ट जो स्कूल आ जाता है वो आ जाता है ह्यूमनिस्टिक, यानी कि मानवतावादी स्कूल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो आपको नाम ध्यान में रखना है वो आप नाम यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। कार्ल रोजर्स का नाम आप ध्यान में रखेंगे, कार्ल रोजर्स।
ठीक है, ये फाउंडर है यहाँ पर, फादर नहीं है। ठीक है, इन्होंने फाइंड किया था, तो कार्ल रोजर्स जो है ह्यूमनिज्म के फाउंडर है, फादर नहीं है। इसके अलावा आप अब्राहम मैस्लो का नाम भी ध्यान में रख सकते हो, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, मैस्लो की नीड हायरार्की भी अभी आएगी आगे, वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ये जो है स्पिरिचुअल फादर कहे जाती है। भाई एक सेकंड रुकिएगा, पेन ही नहीं चल रहा। ठीक है, स्पिरिचुअल फादर कहे जाते हैं ह्यूमनिज्म के, ध्यान में रख लेना इस चीज को, स्पिरिचुअल फादर कहे जाते हैं। ओके, सो ह्यूमनिस्टिक के अंदर आप दो नाम ध्यान में रख लेना, कार्ल रोजर्स जो कि फाउंडर है, फादर नहीं है, और स्पिरिचुअल फादर अगर आपसे पूछे तो आप नाम ध्यान में रखेंगे अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की एक नीड हायरार्की थ्योरी भी आएगी जिसमें उन्होंने 5 नीड्स की बात करी है, वो डिस्कस करेंगे आगे, सब कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो ये किस पर फोकस करते हैं बेसिकली ह्यूमनिज्म वाले, ये कहते हैं भाई ठीक है, अभी तक आप बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हो, एनवायरमेंट से सीखते हैं, आप साइकोएनालिसिस की बात करते हो, बहुत सारी चीजों की बात करते हो, लेकिन ये स्पेसिफिकली बात करते हैं सेल्फ के बारे में। ये कहते हैं हमारी खुद का भी तो एक इंडिविजुअल विल होता है, हमारी खुद की भी तो एक इच्छा शक्ति होती है। इंडिविजुअल विल मतलब इच्छा शक्ति होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। भाई हम खुद भी तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत वृद्धि की बात करते हैं, व्यक्तिगत वृद्धि की बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध की बात करते हैं। अब आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। भाई सेल्फ के बारे में बात करता है सारी चीजें, यानी कि खुद का भी तो कुछ इच्छा होती है, खुद के भी तो कुछ आप कह सकते हो थिंग्स होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं कौन, ह्यूमनिज्म वाले। ठीक है जी, तो ये आपके 5 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हो गया। अब आपका गेस्टाल्टवाद बच गया है, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म बच गया है, इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपके 3 यहां पर रह गए, जिसमें एक हमारा गेस्टाल्टवाद है, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये काफी इजी पढ़ जाते हैं, ये आपने पढ़ भी रखे हैं कहीं ना कहीं, तो क्योंकि हम थ्योरीज वगैरह इनकी जो है वो बना चुके हैं। तो गेस्टाल्टवाद के बारे में जो आपकी पीछे क्लास हुई है, जिसमें हमने जो चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कोलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी हमने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको गेस्टाल्टवाद कंप्लीट बताया था, वही चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो गेस्टाल्टवाद के अगर जनक की बात करें तो आपको जनक पता रहना चाहिए है मैक्स वर्दिमर। वैक्स वर्दिमर आप नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, ये तो इनके जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा 3 साइकोलॉजिस्ट और हम यहां पर इनमें पढ़ते हैं, जिसमें एक हम पढ़ते हैं कोहलर, एक हम पढ़ते हैं कोफका, एंड थर्ड वन इज कर्ट लेविन, कर्ट लेविन। ठीक है, जिसमें कोहलर की थ्योरी हम यहां पर पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि वाली थ्योरी थी आपकी, वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कोफका है, और कर्ट लेविन की आपकी एक फील्ड थ्योरी है जो कि मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, तो ये भी आप सबको पता रहना चाहिए। सो ना ट्रिपल के से आप यहां पर इन चीजों को कर सकते हो। भाई ट्रिपल के से ऐसे याद रख लेना कि ये सारे किससे रिलेट करते हैं, गेस्टाल्टवाद से रिलेट करते हैं। अब गेस्टाल्टवाद का ये जो मैंने इंपॉर्टेंट सेजल आपके जो लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखी है, दैट इज होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। तो जो पर्टिकुलर लाइंस इनकी फेवरेट है या लाइक जो बहुत फेमस है, वो चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ये बेसिकली इनसे भी उठा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये कहते हैं होल इज मोर देन सम ऑफ पार्ट्स, यानी कि आप किसी भी चीज को अगर आप एज ए होल देखते हो, तब आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो अवधारणा है, वो बेटर काम करती है, आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से बना पाते हो एज कंपेयर टू आप उसको टुकड़ों में अगर आप तोड़ करके करते हैं। जैसे कोहलर की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि भाई उसको एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार से किया गया। भाई उसके जो केले हैं वो ऊपर लटकाए गए और एक उसके कमरे से बाहर रखा गया। तो उसने क्या किया, जो भी सामान उसके पास अवेलेबल था उसने पूरी जो प्रॉब्लम है उसको एज ए होल देखा, और बाद में उसने सडन सोल्यूशन लगाया कि भाई मैं ऐसे बॉक्स पे बॉक्स रख करके उसको केले को उतार सकता हूँ, स्टिक से स्टिक जोड़ करके मैं केले को बाहर से ला सकता हूँ। तो उसने भी क्या किया, संपूर्ण देखा उस चीज को। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को संपूर्ण तरीके से देखते हैं, ना कि टुकड़ों में देख करके, तो हमारा जो क्विक जो सॉल्यूशन हम उसका बना सकते हो, हमारे दिमाग में जो है एकदम से एक सडन सॉल्यूशन आता है। तो वो जो सडन रियलाइजेशन है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, वही आपका इनसाइट कहलाता है, अंतर्दृष्टि कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है जी, ये चीजें इसकी है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर 2 शब्द की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें परसेप्शन है, अवधारणा आ जाती है यहां पर, और एक सेंसेशन यानी कि संवेदना। ये 2 शब्द आपको इंसुलेटेड देखने को मिल जाता है कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्विक सोल्यूशन आता है, आपकी परसेप्शन आपको एकदम से ध्यान में आ जाता है, भाई आपकी क्या अवधारणा इस चीज को लेकर के बनी हुई है और कैसे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। सो ये क्या है, आपका गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, मैक्स वर्दिमर का नाम ध्यान में रखेंगे, ये जनक है। बाकी 3 भी इनके अंदर शामिल है, पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए
भी हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद। क्या आ जाता है हमारा? संज्ञानवाद। ठीक है, इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखना है, हम इसके अंदर कोई भी इसके फाउंडर तो नहीं है, मतलब जनक तो नहीं है, लेकिन मिलर और ब्रूनर का नाम आप इसमें ध्यान में रख सकते हो। जेरोम ब्रूनर है ये, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, खाली ब्रूनर भी लिखोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, ब्रूनर की भाई एक कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो भी इन्होंने दिया है। जैसे पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ऐसे ही ब्रूनर ने भी दी हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो टाइम मिलेगा तो इसको भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, काफी इसमें भी उन्होंने 3 स्टेजेस की बात करी है। ठीक है, सो ये भी करा दूंगी मैं आपको, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट ही करती है उससे, तो मैं करा दूंगी आपको। तो कॉग्निटिविज्म के जनक तो नहीं है, लेकिन ये 2 साइकोलॉजिस्ट का नाम आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मिलर और जेरोम ब्रूनर का। कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या होता है? जैसे वहां पर था भाई ब्लैक बॉक्स कहा गया था बिहेवियरिज्म वालों ने, तो ये क्या बात करते हैं? कहते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स नहीं है, वो ब्लैक नहीं है, बल्कि क्या है? व्हाइट बॉक्स है। ठीक है, क्या है जी? व्हाइट बॉक्स है वो। और ये जो व्हाइट बॉक्स है बेसिकली किसका काम करता है? जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर आप जब इनपुट डालते हो तो सारी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर होती है, और फिर बाद में आपको सारी चीज का एक आउटपुट, एक रिजल्ट वो एज ए आउटपुट के तौर पर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही कहते हैं भाई हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है वो भी किस तरीके से है? एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप इंफॉर्मेशन को लेते हो, आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपने इंफॉर्मेशन ले ली, अब उसका जो हल है वो दिमाग में आप जिस तरीके से करते हो, जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर आपका है, जिस तरीके से आप सोचते हो, समझते हो, आपकी परसेप्शन आपके काम आती है, आप जो भी कैलकुलेशन करते हो दिमागी तौर पर करते हो। ठीक है, तो उसको कंपैरिजन किया गया कंप्यूटर के साथ यहाँ पर, और किसकी बात करी गई है? मेंटल प्रोसेस की बात करी गई है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस की बात करी गई है, क्योंकि ये कॉग्निटिव है तो आपके संज्ञान से रिलेटेड है। मानसिक प्रक्रियाओं की बात करी गई है, मानसिक प्रक्रियाओं की, यानी कि आप कैसे किसी भी समस्या को देखते हैं, सोचते समझते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं भाई? वो व्हाइट बॉक्स है, उसके अंदर हमारा दिमाग काम कर रहा है, वो ब्लैक बॉक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भाई हमें नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, वो व्हाइट बॉक्स है। तो मेंटल प्रोसेस यानी कि दिमागी तौर पर जब भी चीजें आएंगी तो आपके कॉग्निटिविज्म से जुड़ी रहेंगी। चीजें क्लियर हुई इतनी? बस इसमें इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है कि भाई हमारा दिमाग किस तरीके से परसीव करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे आंसर निकालता है, कैसे हम सोचते समझते हैं, वो सब किसका हिस्सा? कॉग्निटिविज्म का हिस्सा है। नेक्स्ट जो लास्ट आ जाता है वो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म भी हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 तरीके के हो जाते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि जो संज्ञान और रचनावाद है, संज्ञान रचनावाद, और सोशल मतलब सामाजिक रचनावाद। तो इसके जो जनक है वो ध्यान में रख लेना। कॉग्निटिव से रिलेटेड हमारा जीन पियाजे काफी फेवरेट हो जाता है, तो जीन पियाजे का नाम इसमें आ जाएगा। और जब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की का नाम इसमें ध्यान में रख लेना। ठीक है, वाइगोत्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी की, क्योंकि इसमें वो सोशल चीजों की बात करते हैं, सामाजिक चीजों की बात करते हैं, और कॉग्निटिव के बारे में पियाजे बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक कौन है, तो आप पियाजे बताएंगे, और अगर आप सोशल के पूछे तो फिर आप लेव वाइगोत्स्की यहाँ पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, वो भी इसके बारे में बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म की एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बच्चा है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और हम ये पढ़ते भी आते हैं, जब हम साइकोलॉजी बहुत ही छोटे लेवल से पढ़ते हैं तभी से हम इन चीजों को पढ़ते आते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है? सेल्फ करता है, खुद से करता है। और बच्चा इसमें क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है पूरी तरीके से। ठीक है, सक्रिय फॉर्म में होता है। ठीक है, बच्चा इसमें पूरी तरीके से सक्रिय फॉर्म में होता है, और अपने जो पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करते हुए बच्चा अपनी जो आगामी चीजें हैं उसमें क्वेश्चन को बनाता है, सॉल्व करता है। जो भी नया ज्ञान, जो भी नया कंसेप्ट पढ़ रहा है उसमें अपने पूर्व ज्ञान का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, या फिर आप कह सकते हो जो प्रीवियस उसने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो अनुभव उसने लिए हैं, उसका इस्तेमाल वो करता है आगामी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये इतना ही आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर पढ़ना है। तो ये 8 स्कूल हमने यहाँ पर पढ़े हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इतना ही आपको करना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चाहे आप रीट पढ़ रहे हो, चाहे आप एस्टेट पढ़ रहे हो, चाहे आप जेबीटी की भर्ती दे रहे हो, चाहे आप सीटेट कर रहे हो, हर चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आप चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, कुछ भी अगर आप दे रहे हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी मैंने पार्ट्स में इसको दिया है रब करके, तो आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, अगर आप लेना चाहते हो तो। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।